तो अभी हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट तक पढ़ लिया था। तो कुछ एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम में जिसका आपको यूज अगर आप करोगे, उन शब्दों का यूज अगर करोगे तो एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। तो एक पहला कॉन्सेप्ट होता है सोर्स और सिंक का। ठीक है, सोर्स का मतलब ऐसी चीज जहां से उसकी उत्पत्ति हो रही है, चाहे ग्रीन हाउस गैस हो तो कहीं से तो वो बन रहा होगा। यानी सोर्स का मतलब वो पॉइंट है जहां से ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है। सिंक वो प्लेस है जहां पे उसका कंजम्पशन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है या फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर हम बोले सोर्स मतलब वहां प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका मतलब वहां पे सप्लाई हो रही है। ठीक है, कंजम्पशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी वहां उसकी डिमांड है। ठीक है, तो सप्लाई डिमांड का मतलब ये सब हमें समझ में आया। सोर्स का मतलब है कि वहां से चूंकि प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब वहां से आउटपुट है वो। ठीक है, वो प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक, तो चलो इसको हटा लेते हैं। तो आउटपुट इनपुट का मतलब कि मान लो कोई भी चीज है, ये है, मान लो ये पृथ्वी है, तो यहाँ से हमारा यहाँ पे हमारा पृथ्वी के अंदर ग्रीन हाउस गैस कहीं ना कहीं आ रही है। ठीक है, कहीं से इनपुट हो जाएगा तभी, और फिर ये ग्रीन हाउस गैस बाहर निकल रही है तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। जैसे मान लो चावल के खेतों से, पैडी के कल्टीवेशन से मीथेन निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो जो खेत हो गया, चावल का जो खेत हो गया, उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ठीक, चावल के खेत में इनपुट क्या होता है, फर्टिलाइजर, जो उर्वरक हम डालते हैं उसकी वजह से ही मीथेन निकलता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक शब्द होते हैं। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, वहां पे उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, उसी तरह सप्लाई का मतलब वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, इन शब्दों का अगर आप यूज करोगे तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल की ही बात कर लें, मान लो हमारी पृथ्वी है ये, इस पृथ्वी में कहीं खेती हो रही है, मान लो इस एरिया में खेती हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीथेन निकल रहा है। ठीक, तो ये मीथेन क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आउटर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जाके क्या हो रहा है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, जो ये जो पृथ्वी का सरफेस है, ये जो पृथ्वी का सरफेस है और ये जो खेत है, ये सोर्स हो जाएगा। ठीक, और मान लो यहाँ पे तुमने एक पेड़ लगा दिया। ठीक है, ठीक, उसी तरह यहाँ पे मान लो CO2 निकल रहा है। मान लो ये कार, एक हमारी बाइक है, वहां पे CO2 निकल रहा है, तो यानी ये जो कार है, CO2 जो निकाल रहा है वो वो जो कार है वो क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। और ये CO2 कौन यूज करेगा, ये प्लांट यूज करेगा प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में। तो ये प्लांट क्या कहलाएगा, सिंक। फिर अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो हम बोलेंगे ये जो कार है ये प्रोडक्शन कर रहा है, और CO2 क्या कर रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन कर रहा है, या एक तरह से बोलो तो कंजम्पशन कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है उसको। ठीक है, तो इन शब्दों का यूज कर रहा है। तो कार का हम बोल सकते हैं, कार का जो आउटपुट है वो CO2 है। ठीक है, और जो प्लांट का इनपुट है, प्लांट का जो इनपुट है प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 क्या करता है, प्लांट जो है CO2 लेता है और O2 को बनाता है। तो प्लांट के लिए ये क्या हो जाएगा, इनपुट, और O2 उसका क्या हो जाएगा, आउटपुट। ठीक, और CO2 कहाँ से निकल रहा है, मान लो कार से निकल रहा है, तो कार के लिए CO2 क्या हो जाएगा, कार के रेस्पेक्ट में ये इसका आउटपुट हो जाएगा। तो ये जो इसका आउटपुट है ये इसका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, और इस प्लांट का आउटपुट क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। तो ये सारे शब्दों का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये बार बार आपको यूज करना होगा। तो देखो ध्यान से, थोड़ा सा नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। तो जो हमारा सोर्सेज हैं, तो दो दो चीजें हैं कि जब भी हम अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे हम दो चीज देखेंगे कि जो सिंक है, सिंक, वो क्या होना, वो ज्यादा होगा, तो जो भी गैस निकल रही है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगी। और सोर्स जो है वो अगर कम रहेगा, तो पहले क्या होता था, पहले हमारी पॉपुलेशन क्या थी, कम थी, तो ज्यादातर हम एग्रीकल्चर करते थे और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल में जीते थे, न ज्यादा कार थी, ठीक है, न ज्यादा पोल्यूशन था। तो जब ट्रेडिशनल स्टाइल में जियोगे तो पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो जब पॉपुलेशन कम थी तो डिमांड कम थी, जब डिमांड कम थी तो कार की भी सप्लाई कम होती थी, तो पोल्यूशन भी क्या होता था, कम होता था। लेकिन अब क्या हुआ, वेस्टर्नाइजेशन हो गया। ठीक है,
यूएस का इम्पैक्ट आया, लोग ज्यादा कार लेने लगे, ज्यादा पैसा आया, ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन आया, वेल्थ आया, पैसा आया, तो लोग कार लेने लगे, तो उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, तो उनकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। डिमांड होगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा, सप्लाई डिमांड जब बढ़ेगा तो यूज भी बढ़ेगा, जब यूज बढ़ेगा तो पोल्यूशन ज्यादा होगा। तो पहले मान लो ये अर्थ था, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे केवल इतनी मोटी लेयर थी, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, यानी इसके ऊपर जो है ग्रीन हाउस गैस की इतनी मोटी लेयर थी। तो क्या होगा उस समय, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा जो कि बेनिफिशियल होगा, जो कि आइस एज से बचाता है। लेकिन जब पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो इसके अलावा एक ये वाली लेयर, एक मोटी लेयर भी आ जाएगी। अब मोटी लेयर होने की वजह से जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट था वो अब एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस इफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस इफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज होंगी, तो वो क्या करेगी, जो हीट है उसको ट्रैप करेगी। जब हीट ट्रैप करेगा तो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होगा, अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होगा, वार्म है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अर्थ के सरफेस पे क्या है, ग्लेशियर्स है, हिमालय पे जाओगे तो क्या है, हिम नदियां हैं, बर्फ है, ठीक है। तो ग्लेशियर क्या होगा, मेल्ट करेगा। जब ग्लेशियर मेल्ट करेगा तो वो पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा, तो ओशन में जाएगा। वो जब ओशन में जाएगा तो सी लेवल क्या होगा, राइज करेगा। तो सी लेवल जब राइज करेगा तो जो ऐसे कंट्रीज या जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स हैं, जैसे मुंबई जैसे शहर है, वो क्या होंगे, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, ऐसे ये क्या होंगे, डूब जाएंगे, ठीक है। तो ये एक प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह जब अर्थ का टेम्परेचर होगा तो जो तुम्हारे प्लांट है इनका प्रोडक्शन यानी उनका यील्ड क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये सब कुछ दुष्प्रभाव है। तो जैसे जैसे आप एसी यूज कर रहे हो, आप ज्यादा कोयला जला रहे हो, ज्यादा कार खरीद रहे हो, ज्यादा गाय भैंस पाल रहे हो, तो वहां से क्या होगा, एंथ्रोपोजेनिक काज की वजह से ग्रीन हाउस गैस निकलेंगे, मीथेन, CO2, SO2, NO2। फिर उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से एनर्जी ट्रैप होगी, तो एटमॉस्फेयर में हीट ज्यादा रहेगा। जब हीट ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो जितने भी आइस कैप और ग्लेशियर है वो मेल्ट करेंगे, सी लेवल क्या होगा, राइज करेगा। तो जो भी कोस्टल स्टेट्स होंगे वहां पे फ्लड आएगा, और वो पानी क्या होगा, जमीन में जाएगा, तो उससे सैलिनाइजेशन होगा। सैलिनाइजेशन मतलब खारा पानी मिट्टी में जाएगा, जिससे फर्टिलिटी वहां की कम हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, जब जब हीट ट्रैप हो जाएगा तो हीट वेव आने लगेगा। जब हीट वेव आएगा तो टेम्परेचर का राइज होगा। जब टेम्परेचर का राइज होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर का राइज होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो पानी की जितनी भी बॉडीज है, पोखरा है, नदी है, ये सब सूखने लगेंगी। और जो प्लांट है वहाँ वो हीट स्ट्रेस महसूस करेंगे, ह्यूमंस भी करेंगे, जिससे डेथ होने लगेगी। हीट वेव बढ़ेगा तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बढ़ेंगी, क्योंकि जो मलेरिया, डेंगू और कॉलरा, इसके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उनका प्रभाव बढ़ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो SO2 और NO2 है, ये जब एटमॉस्फेयर में आएगा तो ये वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा, तो वाटर प्लस SO2 क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। वाटर प्लस NO2 क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड। और ये इसकी वजह से क्या होगा, अम्ल वर्षा होगा, अम्लीय अम्लीय वर्षा होगी, अम्लीय वर्षा, जिसको हम एसिड रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने अच्छे से देख लिया। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वैश्विक उष्मीकरण हो रहा है। हिमनदें और जो ध्रुवीय बर्फ है, ग्लेशियर और पोलर आइस, वो क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से सी लेवल का क्या होगा, समुद्र स्तर में वृद्धि होगी। और जो वेदर इवेंट्स हैं, यानी ठंडी बहुत ठंडी हो जाएगी, एक्सट्रीम हो जाएगा, गर्मी बहुत गर्म हो जाएगी, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने लगेंगे। इसके बाद जो समुद्र है, जो महासागर है, उसका भी अम्लीकरण होगा, और एग्रीकल्चर में उसका इल्ड जो होगा वो घटेगा, वीट का प्रोडक्शन क्या होगा, वो भी घटेगा। जैसे अभी अगर हम देखें एक्सट्रीम वेदर इवेंट, अभी अप्रैल के महीने में बारिश हो गई, तो जो गेहूं की खेती है वो क्या होगा, वीट का नुकसान होगा, तो उसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। उसी तरह जैव विविधता की बात करें तो वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। स्वास्थ्य प्रभाव की बात करें तो वायरल डिजीजेज होने लगेंगी, मलेरिया, डेंगू, ये सब होने लगेंगे, और जिसकी वजह से हेल्थ इंपैक्ट भी करेगा। इसका सोल्यूशन क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचने के लिए? उसका सोल्यूशन ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स यूज करिए, एनर्जी एफिशिएंसी पे फोकस करिए, यानी ऊर्जा दक्षता पे। यानी ऊर्जा दक्षता का मतलब बल्ब की जगह क्या करो, बल्ब की जगह LED यूज करो, 1 स्टार AC की जगह 5 स्टार AC यूज करो। तो इसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी या ऊर्जा दक्षता। ज्यादा प्लांट लगाओ, ठीक है।
उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, कार का यूज कम करो। एक कार का यूज करोगे तो तुम अकेले जा रहे हो, ठीक है। बस का यूज करोगे तो 50 लोग, एक उतने ही तेल में 50 लोग जा रहे हैं, तो क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। पोल्यूशन जब कम होगा तो ग्रीन हाउस गैस क्या होगा, कम निकलेगा। जब ग्रीन हाउस गैस कम निकलेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। कार्बन प्राइसिंग का मतलब यह है कि कोयले का दाम बढ़ा दो, जब कोयले का दाम बढ़ जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, तो लोग कम यूज करेंगे, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट और मीथेन कैप्चर। मीथेन कैप्चर का मतलब ये है कि मान लो किसी कार से मीथेन तो निकल गया, अगर अब हम, तो ये तो सोर्स से निकला हुआ है, अब हम सिंक की संख्या बढ़ा दें, यानी ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है कि सोर्सेज को कम कर दो, सोर्सेज को कम कर दो और सिंक को बढ़ा दो, इसी से आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो रेमेडियल मेजर में यही है, सिंपल सा लॉजिक है, सोर्स को कम करो और सिंक को बढ़ा दो। जैसे अब तुम क्या कर रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हो, कोयला नहीं यूज कर रहे हो, तो बेसिकली तुमने क्या किया, सोर्स को डिक्रीज कर दिया, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो, तो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा दोगे तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब डिमांड कम हो जाएगा तो तुम्हारा सोर्स, तुमने क्या किया, सोर्स को कम यूज होगा, ठीक है। एफॉरेस्टेशन बढ़ा दोगे यानी ट्रीज बढ़ेंगे, और ट्रीज क्या करते हैं, CO2 को कम CO2 को एब्सॉर्ब करते हैं, तो यहाँ पे तुमने क्या किया, सिंक को बढ़ा दिया। तो लार्जली कॉन्सेप्ट यही है कि सोर्स को या तो डिक्रीज करोगे या तो सिंक को बढ़ा दोगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किया तो GHG जब घटेगा तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोर्स क्या कर दिया तुमने, सोर्स को डिक्रीज कर दिया, सोर्स को डिक्रीज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कार्बन प्राइसिंग बढ़ा दोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो लोग कम यूज करेंगे, जब कम यूज करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड जब कम हो जाएगी तो जो प्रोडक्शन है किसका, जो ग्रीन हाउस गैस है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। मीथेन कैप्चर का मतलब क्या है कि जब जब कोई चीज सोर्स से निकल गया, अब तुम क्या कर रहे हो, सिंक बना दे रहे हो, ठीक है। मीथेन कैप्चर का मतलब क्या हुआ, सिंक बना दे रहा हो, सिंक, सिंक की संख्या बढ़ा दो, ठीक। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी फर्टिलाइजर कम यूज करो, जीरो बजट मतलब फर्टिलाइजर कम यूज करो, तो उससे क्या होगा, मीथेन का प्रोडक्शन कम होगा, यानी सोर्स के लेवल पे तुम काम कर रहे हो, तो सोर्स को तुमने क्या किया, डिक्रीज कर दिया। तो सिंपल सी बात है, पूरे कॉन्सेप्ट को तुम सोर्स और सिंक के फ्रेमवर्क पे अगर सोचोगे तो इजीली सोच लोगे, ठीक है। याद तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप थिंकिंग प्रोसेस इस हिसाब से डेवलप करो, देर आर ओनली टू स्ट्रेटजीज, सोर्स को डिक्रीज करना है, सिंक को इंक्रीज करना है, इससे हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, पोल्यूशन या कोई भी समस्या हो वो सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं अम्लीय वर्षा पे। तो अम्लीय वर्षा सिंपल सी बात है, अब देखो, एक तो नेचुरल कॉजेज है, यानी जब तुम खेती कर रहे हो तो क्या होगा, वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। यूरिया यूज कर रहे हो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन, यानी इंडस्ट्री लगाओगे तो भी निकलेगा, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगा, कोयला को बर्न करोगे तो भी निकलेगा। तो यानी दो तरह से ये गैसेस निकल सकती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, एंथ्रोपोजेनिक रीजन और नेचुरल रीजन। और ये जो, जब ये निकलेंगी तो वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी, तो और वाटर के साथ NO2 भी रिएक्ट करेगी, तो इससे क्या होंगे, एसिड्स बनेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, और क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा। और जब जब ये बारिश के रूप में नीचे आएगा, रेन के रूप में आएगा, तो ये क्या करेगा, इसी को अम्लीय वर्षा बोलेंगे या एसिड रेन बोलेंगे, ठीक है। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एसिड रेन का, ठीक है। चलो, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। इसका अम्लीय वर्षा के परिणाम क्या होंगे कि भाई, अब देखो, ऊपर से तो गिर रहा है, ये हमारी पृथ्वी है, अब हमारे एटमॉस्फेयर में बादल है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, अब यहां से वर्षा होगी, जब वर्षा होगी तो क्या क्या होगा, इस अर्थ के सरफेस पे क्या क्या चीजें होंगी, पहले तो घर होंगे, दूसरे ताजमहल जैसी भी चीजें होंगी, नेचुरल हेरिट अरे हमारा कल्चरल हेरिटेज भी होगा, फिर हमारे खेत भी होंगे, ठीक है, हमारे खेत भी होंगे, फिर हमारे पेड़ भी होंगे, इन सब पे नुकसान होगा, और हम भी होंगे, ह्यूमंस भी होंगे, ठीक है। अगर हमारे ऊपर एसिड गिर जाए तो हमारा स्किन बर्न नहीं करेगा। चलो, अब यही सोचते हैं, तो जब हमारा खेत होगा, खेत में क्या होगा, खेती होती है, खेती होती है तो यानी वहां सॉइल होगा, तो सॉइल का क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, सॉइल डिग्रेड करेगा। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, पोखरा भी होगा, तो जब यहाँ पोखरा होगा तो
पोखरे में जब एसिड जाएगा तो इसका पीएच क्या होगा, चेंज होगा। पीएच क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब पीएच डिक्रीज करेगा तो एसिडिटी इस पानी की क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो जो मछली होगा, एक्वेटिक लाइफ होगा, या जो उसमें पेड़ पौधे होते हैं पोखरों में, एक्वेटिक लाइफ क्या होगा, उसका लॉस होगा। तो पहले हमने जमीन देखा, फिर जमीन के बाद पानी देखा, इसके बाद फॉरेस्ट होगा, पेड़ होंगे तो उनका नुकसान होगा, एग्रीकल्चर का नुकसान होगा, अगर ह्यूमंस है उनका हेल्थ इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है। और जो ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, पिएंगे और वो अम्लीय हो जाएगा, उसकी वजह से भी हमें नुकसान होगा। ठीक है। और जो हमारे आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज हैं, जैसे कि हमारा ताजमहल हो गया, उसके ऊपर अगर अम्लीय वर्षा हो जाएगी तो वो जो सफेद कलर है वो पीला हो जाएगा, तो उसको येलोइंग ऑफ ताज बोलते हैं। तो इसकी वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एक ऑर्डर दिया था कि जो आगरा और कानपुर का रीजन है, वहां जितनी भी लेदर इंडस्ट्रीज है, आगरा और कानपुर के रीजन में जितनी भी लेदर इंडस्ट्रीज है, उनको बंद करवा दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब लेदर की इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी तो क्या होगा, SO2 और NO2 का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो एसिड क्या होगा, एसिड का निर्माण कम हो जाएगा, तो एसिड रेन भी कम हो जाएगा। तो ये सिंपल लॉजिक है। तो एसिड रेन हमने समझ लिया। फिर से अब हम रेमेडियल मेजर की बात करेंगे और फिर से हम उसी हिसाब से सोचेंगे, सोर्स और सिंक। तो हमें रेमेडियल मेजर में क्या करना होगा, सोर्स को डिक्रीज करना होगा और सिंक को इंक्रीज करना होगा। ठीक। ये इसका मेजर रीजन है क्या, उसका मेजर रीजन यही तो है, पोल्यूशन। पोल्यूशन जब कर रहे हो तो दो ही तरह की गैस बन रही है, SO2 और NO2, और यही हमारा एसिड्स बना रही है। तो अगर हम पोल्यूशन को ही कम कर दें, सोर्स को ही कम कर दें, अगर पोल्यूशन नहीं कम कर पा रहे हैं तो हम ऐसी कुछ चीजें कर दें कि इन ये जो है एब्जॉर्ब हो जाए कहीं, ये इनको हम एब्जॉर्ब करा दें, पेड़ों के साथ एब्जॉर्ब करा दें। तो देखो, क्लीन एनर्जी सोर्स का यूज करना है, यानी सोर्स को हम क्या कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी यूज करोगे तो सोर्स कम कर दोगे, यानी प्रोडक्शन ऑफ SO2 NO2 आपने कम कर दिया, यानी सप्लाई ऑफ SO2 NO2 आपने कम कर दिया। ठीक। फिर स्क्रबर और कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज करो। ये क्या करते हैं, जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर SO2 और NO2 है उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या होगा, उनका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में डिक्रीज हो जाएगा और एसिड का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक। सल्फर, जो भी हम फ्यूल यूज करते हैं, पेट्रोल वेट्रोल देखोगे तो दो तरह के पेट्रोल होते हैं, एक सस्ता पेट्रोल, एक महंगा पेट्रोल। जो महंगा वाला पेट्रोल होता है वो लो सल्फर होता है। जब लो सल्फर तुम यूज करोगे ज्यादा से ज्यादा, तो SO2, जब गाड़ी चलेगी तो SO2 का निर्माण कम होगा। तो यानी तुमने सोर्स के लेवल पे काम किया, यानी सोर्स को डिक्रीज कर दिया। एफॉरेस्टर और फॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन, यानी सिंक है, कार्बन सिंक है। तो यानी जो प्रोडक्शन हुआ उसको तुमने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी उसके कंसंट्रेशन को तुमने कम कर दिया, यानी ये सिंक के लेवल पे काम हो रहा है, ये सिंक के लेवल पे काम हो रहा है। ठीक। इंडस्ट्रियल एमिशन को कम करना है, यानी सोर्स के लेवल पे काम हो रहा है, यानी कम प्रोडक्शन ही हो। इस तरह से हम चीजों को समझ सकते हैं। जब हम समझ जाएंगे तो उसको हम एग्जाम में भी लिख देंगे। तो सोर्स और सिंक की तरह सोचो और उसके अंदर ये हेडिंग बना डालो। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग में भी देखो सेम चीज है, डिमांड और सप्लाई। तो ग्रीन बिल्डिंग क्या है, ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ, तो पहले हम इसकी अवधारणा समझ लेते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ। कहीं भी ग्रीन शब्द आ गया उसका मतलब ये होता है कि जो भी ग्रीन बिल्डिंग है तो इसमें कौन रहेगा, ध्यान समझो, पहले बिल्डिंग है तो इसमें ह्यूमंस रहेंगे। ह्यूमंस रहेंगे तो उनकी नीड्स होंगी। नीड्स में भी दो तरह की नीड्स होंगी, बेसिक नीड होंगी और हायर नीड्स होंगी। ठीक। बेसिक नीड का मतलब रोटी कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। हायर नीड का मतलब गर्मी लग रही है तो AC चाहिए, ठीक, कार चाहिए, हमको सोना चाहिए। ठीक। और इन सब में क्या लगेगा, इन सब में लगेगी एनर्जी। AC चलाओगे तो बिजली आएगा, एनर्जी। अब एनर्जी ये बनाने के लिए दो ही तरीका है, या तो रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो या तो नॉन रिन्यूएबल यूज करो, कोयला यूज करो। जब कोयला तुम क्या करोगे, कोयला जलाओगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा। जब पोल्यूशन बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस गैस बढ़ेंगे, ग्रीन हाउस गैस बढ़ेंगे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। ग्रीन बिल्डिंग क्या कहता है कि तुम बस अपनी चॉइस चेंज कर दो। अब नॉन रिन्यूएबल ना यूज करके तुम क्या करो, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो। तो क्या होगा, पोल्यूशन ही नहीं होगा। अब क्या होगा, पोल्यूशन नहीं होगा तो ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलेगी,
जब ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलेगी तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा तो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन का मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ? पॉल्यूशन ना करें, पॉल्यूशन फ्री हो, ठीक, एनर्जी एफिशिएंट हो, कम एनर्जी का यूज करें, एनर्जी एफिशिएंट हो, ठीक है। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है रिसोर्स यूज एफिशिएंसी का, यानी रिसोर्सेज का जो यूज है बहुत एफिशिएंटली यूज किया जाए, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ाने के दो ही तरीके हैं। पहला, सप्लाई, डिमांड पहले कम कर दो, डिमांड पहले कम कर दो, जब डिमांड कम हो जाएगा तो सप्लाई अपने आप कम हो जाएगा, इसी को बोलते हैं बेटर यूटिलाइजेशन, ठीक है। चलो, तो ग्रीन बिल्डिंग का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यही होता है, उसको हम समझा देते हैं। जैसे मान लो पहले तो हमने बिजली वाला ले लिया, मान लो वाटर की बात है। अब तुम रह रहे हो राजस्थान में, तुम्हारा अपना ही घर है, ठीक, तुम्हें पता है कि जुलाई अभी जो है यहाँ पे पानी की ग्राउंड वाटर जो है, एक तो सरफेस वाटर होगा, पोखरों में पानी होगा, और एक जमीन के अंदर पानी होगा, ग्राउंड वाटर होगा। तुम्हें पता है कि ग्राउंड वाटर का लेवल क्या है, राजस्थान के अंदर कम है, और सरफेस पे भी जो वाटर रहेगा वो इवेपोरेट कर जाएगा क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है। तो तुम क्या करोगे, जब जून जुलाई अगर जब बारिश का मौसम होगा तो तुम अपने पे यहाँ पे छत से एक डक्ट बना दो, और यहाँ पे पिट बना दो, पिट मतलब यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर दो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये क्या करेगा, ये पानी जमीन के अंदर भी जाएगा और तुम उसको यूज भी कर सकते हो, और यहाँ का ग्राउंड लेवल क्या कर देगा, ये ग्राउंड लेवल बढ़ा देगा। और दूसरा, ये तुम्हें रेडी टू यूज वाटर हमेशा रहेगा, साफ सुथरा पानी। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर दो। फिर एसी अगर यूज कर रहे हो, एसी यूज कर रहे हो तो 5 स्टार एसी यूज करो। कार अगर यूज कर रहे हो तो पेट्रोल डीजल की कार मत लो, ईवी यूज करो। तो यही सब जब चीजें चेंज कर दोगे, जब तुम अपनी हैबिट्स कुछ कुछ चेंज कर दोगे, अपनी चॉइसेस कुछ कुछ चेंज कर दोगे, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, ग्रीन बिल्डिंग। अब तुम जैसे बिल्डिंग जब बना रहे हो तो तुम सीमेंट का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अब नए मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स का यूज करो, सीमेंट की जगह तुम ऐसी चीजें यूज करो जो कि, क्योंकि सीमेंट के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता है इन्वायरमेंटल के अंदर। तो एनर्जी यूज जब होगा तो यानी हम बोलते हैं उस सब, उसके लिए एक शब्द होता है कार्बन फुटप्रिंट। तो जब हम सीमेंट यूज करते हैं तो कार्बन फुटप्रिंट क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो इसकी वजह से वो ग्रीन बिल्डिंग नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो पहले के जो बिल्डिंग्स होते थे, तो तुम अब देखो, अगर तुम्हें बिजली की जरूरत है तो तुम ग्रीन बिल्डिंग अगर बनानी है तो तुम क्या करोगे, सोलर प्रोडक्शन करोगे। फोटोवोल्टाइक जनरेशन का मतलब सोलर पावर, सोलर पावर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पीएम सूर्य घर योजना, ये चल रहा है। तुम इसका मतलब क्या हो जाएगा कि तुम अब बिजली का उत्पादन कोयले से ना करके सूर्य से कर रहे हैं, ठीक है। रेन वाटर देखो यहाँ पे, रेन वाटर भी तुम यूटिलाइज कर रहे हो, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई। अब देखो, तुम्हें पता है कि गर्मी के दिन में दीवार बहुत गर्म हो जाती है, तो तुम पेड़ लगा दो यहाँ पे, पेड़ लगा दोगे तो ये क्या होगा, ये वाली दीवार इंसुलेट हो जाएगी। जब इंसुलेशन हो जाएगी तो दीवार जब गर्म कम होगा, जब, ठीक है, इंसुलेशन बढ़ा दोगे, जब दीवार कम गर्म होगा तो एसी भी कम चलाओगे, ठीक है। उसी तरह तुम वेंटिलेशन ज्यादा कर दो, यहाँ देखो ये वाला एरिया है, यहाँ से हवा भी जाएगी हर फ्लोर पे, यहाँ भी जाएगा, इस फ्लोर पे भी जाएगा, इस फ्लोर पे भी जाएगा, इस फ्लोर पे भी जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें जाएंगी, एक तो सनलाइट जाएगा, दूसरा वेंटिलेशन भी होगा। जब वेंटिलेशन अच्छा होगा तो गर्मी क्या होगी, गर्मी कम लगेगी, जब गर्मी कम लगेगी तो पंखा उंखा कम चलाओगे। सनलाइट जब जाएगा तो उजाला रहेगा, जब उजाला रहेगा तो बल्ब भी कम जलाओगे। तो तुमने क्या किया, एनर्जी के लेवल, एनर्जी की डिमांड को ही कम कर दिया। तो बल्ब भी कम जलाओगे, गर्मी भी जब कम होगी तो एसी भी कम चलाओगे, तो तुम्हारा बिजली का बिल भी कम आएगा। तो ग्रीन बिल्डिंग में हमने ये देखा, पानी पानी की चीजें और एनर्जी, मेनली दो चीजें ही हैं, रेन वाटर, वाटर और एनर्जी, ठीक है। इस तरह से हम सोचते हैं, एग्जाम में आप यही वाला कंसेप्चुअल डायग्राम बना के चले आना, ठीक है। जहाँ पे वेंटिलेशन जो है वो क्या क्या फायदा कर रहा है ये मैंने आपको समझा दिया।
उसी तरह सोलर पावर अगर जरूरत है तो कैसे यूज करोगे, और एनर्जी की डिमांड को कम करना है तो इंसुलेशन क्या करोगे, बढ़ा दोगे, पेड़ लगा दोगे, ग्रीन स्पेस बढ़ा दोगे, इन सब चीजों से। ठीक है, चलो। तो ग्रीन बिल्डिंग की डिफिनेशन क्या होती है? ग्रीन बिल्डिंग इज ए स्ट्रक्चर दैट यूजेस प्रोसेसेस एंड मटेरियल विच आर एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल एंड रिसोर्स एफिशिएंट थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। यानी डिजाइन जब करोगे तो उसी हिसाब से करोगे। जब कंस्ट्रक्शन करोगे तो तुम सीमेंट की जगह कुछ ऐसा यूज करोगे जो कि ठंडा रहता है। जब तुम उसका यूज करोगे, ऑपरेशन करोगे, तो तुम क्या करोगे, फोटोवोल्टाइक सेल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे, ना कि कोयले से। ठीक है, मेंटेनेंस करोगे या डिमोलिशन करोगे तो भी तुम ये काम करोगे। तो यानी रिसोर्स की नीड जो है उसको कम करोगे, यानी रिसोर्स यूज एफिशिएंसी का पालन करोगे, चाहे वो एनर्जी के टर्म में हो, चाहे वो वाटर के टर्म में हो, या फिर वो बिल्डिंग मटेरियल के टर्म में हो। तो यही होता है ग्रीन बिल्डिंग। तो इसका की ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एनर्जी और वाटर, उसके कंजम्पशन को, यानी उसकी जो खपत है उसको कम करोगे, और जो अपशिष्ट उत्पादन है यानी वेस्ट जनरेशन है उसको भी मिनिमाइज करोगे। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट। जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट। जीरो इफेक्ट का मतलब लो कार्बन फुटप्रिंट, लो कार्बन फुटप्रिंट, या लो पोल्यूशन, लो पोल्यूशन। ठीक है, इन्वायरमेंटल क्वालिटी को बढ़ाओगे और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करोगे। चलिए फीचर क्या है? वाटर को कंजर्व करोगे, एनर्जी एफिशिएंटली यूज करोगे, सस्टेनेबल मटेरियल का यूज करोगे, बम्बू यूज करोगे, फ्लाई एश ब्रिक्स का यूज करोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कम पोल्यूशन होगा। वेस्ट मैनेजमेंट करोगे, अपशिष्ट प्रबंधन की प्रणाली अच्छे से यूज करोगे, वेंटिलेशन करोगे, और लाइटिंग में भी। अब जैसे रूम को अगर तुम डार्क ब्लू कलर करवा दोगे तो तुमको लाइट जलाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर उसको व्हाइट कलर करवा दोगे तो वो अपने आप इतना उजाला रहेगा कि आपको क्या होगा, लाइट की जलाने की जरूरत दिन में नहीं पड़ेगी। तो कुछ कुछ स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन इंडिया में यूज होते हैं। पहला है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, यानी ये कुछ कुछ गाइडलाइंस देते हैं जिससे कि ग्रीन बिल्डिंग कैसे बनाया जाए, कहाँ से एस ब्रिक लाया जाए, फ्लाई एस ब्रिक कैसे यूज किया जाए, बम्बू का प्रोडक्शन कहाँ होता है उसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। और एक इनिशिएटिव है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। और एक है कि जो भी तुम घर बनाओगे उसकी रेटिंग की जाएगी, जो भी पब्लिक बॉडी होगी, पब्लिक बिल्डिंग होगी, उसकी ग्रीन रेटिंग की जाएगी, हैबिटेट की ग्रीन रेटिंग की जाएगी। और ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल क्या करता है, ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए पूरा फ्रॉम अलोंग द लाइफ साइकिल उसको पूरा अच्छे से समझाता है। अब एग्जाम्पल की बात करें, कुछ ऐसे इंडिया में कौन कौन सी ग्रीन बिल्डिंग है। पहला है इंदिरा पर्यावरण भवन, इंडिया के अंदर। ये इंडिया का पहला नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग है। नेट जीरो का मतलब ये होता है, नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि जितना उसने एनर्जी कंजम्पशन किया उतना ही उसने प्रोडक्शन भी कर दिया। ऐसा नहीं है कि वहां पे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज नहीं हो रहा है, लेकिन जितना उसने कंजम्पशन किया उतना ही प्रोडक्शन कर दिया, इसलिए नेट नेट बोला जा रहा है, जीरो नहीं बोला जा रहा है, नेट जीरो एनर्जी बोला जा रहा है। तो यानी कंजम्पशन तो हो रहा है, अभी भी हो रहा है एनर्जी का। वो भी कौन सी एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी चाहे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों तरह की एनर्जी का यूज हो रहा है। लेकिन प्रोडक्शन, यानी अगर हमने मान लो कोयले वाली यूज की तो हमने फिर सोलर एनर्जी उतनी प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं, वाटर का ले लेते हैं। तो हमने ऐसा किया कि एसी जब चलता है तो देखते हो कि वाटर निकलता है। इस वाटर को हमने क्या किया, इस वाटर को पाइप से जोड़ के कूलर के इनलेट में लगा दिया। तो जो एसी का आउटपुट है, जो एसी का आउटपुट है, हमने उसको क्या किया, कूलर का इनपुट बना दिया। यानी हमने सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है, किसी चीज का आउटपुट दूसरे किसी चीज का इनपुट हो जाता है। तो ये पानी वेस्ट नहीं हुआ, ये वाटर क्या हो गया, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी में यूज हो गया। ठीक है, हमने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से कर लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट पे काम करे उसको बोलते हैं ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग। इन्फोसिस की जो बिल्डिंग है बेंगलुरु हैदराबाद में, वहां पे भी ये यूज हो रहा है। और दिल्ली में एक होटल है आईटीसी मौर्या,
वहां पे भी लीड का गोल्ड सर्टिफाइड है, यानी ग्रीन बिल्डिंग का एग्जाम्पल है। तो दो एग्जाम्पल एग्जाम में दे देना, एक आईटीसी मौर्या और इंदिरा पर्यावरण भवन। सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है ग्रीन बिल्डिंग का? कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट होगा, शहरी जो विकास है वो सतत शहरी विकास होगा, जो हमारा उपयोगिता का लागत होता है यानी यूटिलिटी कॉस्ट होता है, एसी का यूज करना, व्हीकल ईवी यूज कर लेना, वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग रन में घट जाएगा। और जो हेल्थ है, हेल्थ और प्रोडक्टिविटी, जब पोल्यूशन कम हो जाएगा तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, जब हेल्थ अच्छी रहेगी तो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा होगा और उत्पादकता भी अच्छी हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो देखो, एनर्जी स्टार अप्लायंसेस का यूज करना, डीह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम का यूज करना, रेन वाटर को कलेक्ट करना, पेड़ ज्यादा, ग्रीन स्पेस बढ़ा देने से हमें गर्मी कम लगेगी। और जो एक तो तुमने बड़ा वाला सोलर एनर्जी लगा लिया, लेकिन जो घर में नहाते समय हीटर की जरूरत पड़ेगी उसके लिए एक छोटा सा सोलर प्लांट लगा दिया, तो वहां पे भी तुम्हारी एनर्जी बच गई। और जो तुम्हारी दीवार है उसको अच्छे इंसुलेटिंग मटेरियल से यूज करोगे तो उससे क्या होगा, दीवार गर्म कम होगी तो हमें एसी चलाने की जरूरत कम पड़ेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी ग्रीन ग्रीन बिल्डिंग। ठीक है, तो यानी जो हम पॉलिसी मेकिंग करेंगे, जो हम एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, और जो हम इकोनॉमिक्स यूज कर रहे हैं, जो हम ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं, ईवी यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से उसके बाद जाके ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट सरोकार होता है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। अब जल्दी से ग्राउंड वाटर देख लेते हैं। तो ग्राउंड वाटर का मतलब क्या है, पहले वाटर समझ लेते हैं। वाटर क्या है? वाटर हमारा जो था, जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद किया था, वाटर किस पे था, एसडीजी 6 पे था। तो वाटर कहाँ है, वाटर तुम देखोगे सरफेस पे है। दूसरा कहाँ है, ग्राउंड पे है। सरफेस पे कहाँ है, पोखरों में है, पॉन्ड में है, लेक में है, रिवर में है, और समुद्र में है, सी या ओशन में है, और ग्राउंड वाटर भी है। तो हमारे सिलेबस में ग्राउंड वाटर है। ठीक, तो ग्राउंड वाटर के लिए अभी यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, मिहिर शाह कमेटी। मिहिर शाह कमेटी। तो जब भी तुम आंसर लिखोगे ये नाम यूज कर लेना कि मिहिर शाह कमेटी की जो भी रिकमेंडेशंस हैं उनको अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें, उनको अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें तो हमारा ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट क्या होगा, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं और चीजों पे। तो मिहिर शाह कमेटी बता देना, फिर यहाँ पे भी डिमांड सप्लाई फ्रेमवर्क से सोचोगे तो काम बन जाएगा। CGWB जो है, यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ये दिल्ली में स्थित है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ये क्या करता है, ग्राउंड वाटर को लेके पॉलिसी मेकिंग का काम करता है कि कौन सी पॉलिसी होगी, कैसे उसको हम कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको कैसे हम ग्राउंड वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं, कैसे हम ग्राउंड वाटर का ऑगमेंटेशन, यानी ऑगमेंटेशन मतलब उसका लेवल बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो जो मिहिर शाह कमेटी थी उसने बोला कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और जो नेशनल रिवर वाटर बोर्ड है, कमीशन है, उन दोनों को मिला के नेशनल वाटर कमीशन बना दो। तो ये एक मोटा मोटा करंट अफेयर्स का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि मिहिर शाह का नाम कोट करना है, CGWB का काम करना है, और नेशनल वाटर कमीशन, ये नेशनल वाटर कमीशन बनाने की बात किसने की है, मिहिर शाह ने की है। अब आते हैं ग्राउंड वाटर की बात करते हैं। तो ग्राउंड वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर जो होगा, तो ग्राउंड वाटर तुम जब यूज करोगे, जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी यानी उसका अमाउंट कम होगा, डिक्रीज होगा। और अगर तुमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर दी है, उस यानी सप्लाई तुमने दे दी, ठीक, तो ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मान लो एक एरिया है, यहाँ पे एक एरिया, ये नदी जा रही है, तो नदी जब जाएगी तो नदी में क्या है, ये सरफेस वाटर। तुम देखोगे कि जो नदी के आसपास का एरिया होता है ना, यहाँ पे ग्राउंड वाटर अच्छा होता है, हाई ग्राउंड वाटर होता है, यानी 40 फुट पानी अगर खोदोगे तो ही पानी, तो भी तुमको पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर का कॉन्सेप्ट ये है। तो अब देखो यहाँ यहाँ से जो हमारा पानी होता है वो या तो रिवर से रिप्लेनिश होगा। ये जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल, अगर रिवर है तो ग्राउंड वाटर टेबल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और तुम डिमांड कहाँ कहाँ है, इस ग्राउंड वाटर का यूज तुम कहाँ करते हो, जब तुमको खेत में पानी निकालना होता है तो तुम यहाँ टुल्लू पंप लगाते हो, तो उससे तुम अपने खेत का वो करते हो। तो ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर का जो कंजम्पशन है वो देख लो,
ठीक, डिमांड कहाँ है ये देख लो। और ग्राउंड वाटर को हम कैसे वो कर सकते हैं, तो अगर रेन हो जाए तो ग्राउंड वाटर बढ़ जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तुम कर रहे हो तो भी ग्राउंड वाटर बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें डिमांड और सप्लाई का मोटा मोटा मामला है। तो अब तुम एग्रीकल्चर में यूज करो, अगर तुम इंडस्ट्री लगाए हो तो भी तुम्हें पानी चाहिए होगा, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, बड़े बड़े इंजेक्शन वेल लगाओगे जिससे पानी का यूटिलाइजेशन तुम करोगे। फिर एक चीज क्या हो सकती है, सप्लाई कैसे और बढ़ा सकते हो, मान लो जो वेस्ट वाटर है, जो वेस्ट वाटर है मतलब इंडस्ट्री में या घरों में हमने नहाने में यूज किया पानी, उस पानी को अगर तुम ट्रीट कर दो, ट्रीट किससे करोगे, एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो इस वेस्ट वाटर को तुम फ्रेश वाटर में चेंज करके ग्राउंड वाटर को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, ट्रीटमेंट प्लांट का यूज करोगे, तो तुम्हारा ये क्या करेगा, सप्लाई को बढ़ा देगा। क्लियर, तो ये सारी चीजें हैं। इस तरह से कॉन्सेप्ट हमें पूरा क्लियर हो गया। और जो एक्विफर नाम का एक टर्म हम यूज करते हैं, एक्विफर का मतलब होता है ग्राउंड वाटर का जो रिपोजिटरी है, ग्राउंड वाटर रिजर्वायर को ही हम एक्विफर बोलते हैं। ठीक है, अब जल्दी देख लेते हैं इसको। तो इंपॉर्टेंस क्या है ग्राउंड वाटर का, सबसे पहले बात, हमको खेती अगर करनी है तो हमको ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जो हमारा 62% इरिगेशन है, सिंचाई का जो काम है, वो ग्राउंड वाटर से ही होता है। पीने के लिए जो पानी हमें चाहिए, हम क्या करते हैं, लगभग 60 to 70% पानी जो है ड्रिंकिंग वाटर, वो भी ग्राउंड वाटर ही यूज करते हैं। सरफेस वाटर, नदी का पानी थोड़ी ना हम लोग पीते हैं, हम लोग टुल्लू का पानी पियेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल और इकोलॉजिकल यूज भी उसका है। चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है, ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है। मतलब अगर हमको देखते हो कि आपके घर में भी आपने टुल्लू चला दिया, पानी गिर रहा है, ओवर एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, मतलब आपको 5 बाल्टी की जरूरत थी, 2 बाल्टी नुकसान भी करवा दिया, तो ओवर एक्सट्रैक्शन इसको बोलते हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि जो इंडस्ट्री है, तो जो सरफेस है, जो पृथ्वी है, उसके सरफेस से पानी पोल्यूशन जो है ग्राउंड वाटर में जा रहा है, तो जिसकी वजह से पोल्यूशन यानी ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो रहा है। ठीक है, फिर वाटर टेबल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वही वजह से ये हो रहा है। तो जो इंडिया में 70% ब्लॉक्स हैं, वहां पे वाटर टेबल डिक्रीज हुआ है। ठीक है, स्ट्रेटजी कैसे इसको हम इम्प्रूव करेंगे, स्ट्रेटजी का सिंपल सा मतलब है भाई, सोर्स को बढ़ा दो, ग्राउंड वाटर के सोर्सेज को बढ़ा दो, और सिंक यानी जहां पे उसका डिमांड है, यानी जहां उसका डिमांड है, डिमांड को डिक्रीज कर दो, और सप्लाई को बढ़ा दो। सप्लाई को मैंने बता दिया कैसे कैसे, आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर, चेक डैम्स बना दो, रिचार्ज पिट्स बना दो, पानी पंचायत का यूज करो, ताकि कम्युनिटी को ये आप सेंसिटाइज कर सको कि भाई पानी का बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करो। वाटर सेट मैनेजमेंट करो, जो महाराष्ट्र में खेवड़े बाजार में होता है। फ्लड इरिगेशन ना करके माइक्रो इरिगेशन करो, ड्रिप और स्प्रिंकलर का यूज करो। ठीक है, ग्राउंड वाटर रेगुलेशन के लिए जो CGWB है, उसको क्या करो, स्ट्रॉन्ग करो। वाटर इंटेंसिव क्रॉप को कम करो और मिलेट और पल्सेस का उत्पादन ज्यादा करो। टेक्नोलॉजी का यूज करो ताकि तुम एक्विफर की मैपिंग कर सको। एक्विफर की कौन कौन सी इनिशिएटिव ली गई हैं, अटल भूजल योजना लिया गया है, जल शक्ति अभियान किया गया है, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी किया गया है। इस तरह से चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। ये लेक्चर 3 था हमारा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, इसको बार बार आप सुनिए। और ये नोट्स आपको मैंने शेयर किया हुआ है, फिर से शेयर कर दे रहा हूँ, और हमारा हो जाएगा। देखो, क्रॉप से वाटर इंटेंसिव करोगे तो डिमांड क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर का कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं है, जल गहन फसलें नहीं यूज करोगे तो डिमांड कम यूज होगा। माइक्रो इरिगेशन करोगे तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। वाटर सेट मैनेजमेंट करोगे तो सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और डिमांड क्या होगा, ग्राउंड वाटर का डिक्रीज करेगा। आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर करोगे तो सप्लाई क्या करोगे तुम, ग्राउंड वाटर की, उसको इंक्रीज करोगे। तो इस तरह से पूरा ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा।